अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, आज आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त है। पाकिस्तान में सहाफ़त को लेकर कई मसाइल हैं। कभी डिक्टेटर मीडिया को पाबंदों में जकड़ देते हैं तो कभी जमहूरी हुकूमतें मीडिया पर कदगने लगाती हैं। कभी किसी सहाफ़ी के कलम और आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। कभी टीवी चैनल्स के लाइसेंस मुअत्तल किए जाते हैं तो कभी पेका ऑर्डिनेंस 2016 के जरिए सहाफ़ी और सहाफ़त को जकड़ने की भरपूर कोशिश की जाती है। मगर सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे हर किस्मी हालात में डटकर खड़े रहे हैं। डटकर खड़े रहने वालों में शहीद अरशद शरीफ का जो मकाम है वो दुनिया सहाफ़त में अलग पहचान दे गया और पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भी मुमताज कर गया। इस मुल्क में सैकड़ों सहाफ़ी कत्ल कर दिए गए, दर्जनों लापता किए गए और मुताद्दिद के घरों में घुसकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके बच्चों को हरासा किया गया और उन पर रोटी के निवाले भी तंग कर दिए गए। मगर पाकिस्तान में सहाफ़त जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी, क्योंकि सच का बोलबाला हमेशा रहा है। सच पर जितनी कदगने लगाई जाए, पाबंदियों में जकड़ दिया जाए, पाबंदे सलासल कर दिया जाए, सच कभी छुपता नहीं और सहाफ़त सच के इजहार का जरिया है और यह जरिया अवाम की आवाज हमेशा बुलंद करता रहेगा। अब आते हैं मुल्की हालात की तरफ। हसीन, मुल्की सियासत में इस वक्त घुमसान का रंग है। जो मामला पार्लियामेंट में हल होने चाहिए थे वो सड़कों पर हल होते नजर आ रहे हैं और जो फैसले अदालतों में होने थे वो मुज़ाकरात के जरिए हल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत की तारीख में शायद पहली मर्तबा 2 सूबाई असम्बलियां तहलील और कौमी असम्बली के 100 से ज्यादा अरकान असम्बली मुस्ताफी होने के बावजूद 1 साल से कौमी असम्बली के इजलास भी चल रहे हैं और सूबाई असम्बलियों में निगरान सेटअप भी मुतहर्रिक है। सुप्रीम कोर्ट के सियासी जमातों को मुज़ाकरात के मशवरे के बाद बर्फ पिघलते पिघलते रह गई। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन इलेक्शन की तारीख तय ना हो सकी। तहरीक इंसाफ एक ही तकाजा है कि फौरी इलेक्शन, जबकि हुकूमत फौरी इलेक्शन नहीं कराना चाहती। हुकूमत में शामिल 13 इत्तेहादी जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन 3 बड़ी बैठकें हुई, जिनमें मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात पर तो सभी राजी हैं, मगर एक ही दिन इलेक्शन किस तारीख को हो इस पर इत्तेफाक नहीं हो पाया। इस चीज पे कंसेंसस है कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शन होने चाहिए। तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हो और उस इलेक्शन के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं। कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। कौमी इत्तेफाक राय की खातिर हमने ये लचक दिखाई कि हमने एक दिन की तजवीज कबूल की। हमने जो 54 दिन की इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक वफाकी वजीर शीनी मजारी ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा कि एक ही दिन मुल्क में इंतखाबात 14 मई तक विफाक और सूबाई 2 असम्बलियों की तहलील से मशरूत थे। चूंकि हुकूमत 14 मई को असम्बलियां तहलील करने पर रजामंद नहीं हुई, लिहाजा ये मुज़ाकरात खत्म हो गए। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला सनाउल्लाह ने कहा है कि गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होंगे और 14 मई तक असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करेगी? क्या एक मरतबा फिर कोई नया बहरान मुल्क को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार है? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इरशाद भट्टी साहब, इनके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट मारिया मेमन साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया और आप दोनों को आज़ादी सहाफ़त का ये दिन मुबारक हो। पहले तो मैं इससे स्टार्ट कर लेती हूँ, मुल्की हालात पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मारिया, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में सहाफ़त कभी वैसे तो आसान नहीं रही है, कभी सहल नहीं रही है, लेकिन आजकल भी उतनी ही मुश्किल है जितनी हम सुनते आ रहे हैं जब से हम बड़े हुए हैं बचपन से, कि इतनी कदगने, इतनी मुश्किलात। देखिए, आप खाली वो बात ना मानिए जो मैं कहूंगी, बल्कि इसको मैं डेटा से बैक करती हूँ कि मैं जो कहने जा रही हूँ ये क्यों ऐसा है। गुज़िश्ता हुकूमत के जो 1 साल है उसके अंदर जितने बगावत के और गद्दारी के पर्चे दायर किए गए हैं वो गुज़िश्ता कई सालों में नहीं हुए जितने के इन चंद माह के अंदर किए गए। तो ये डेटा है, ये बाकायदा जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो जो पूरी छपी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है। दूसरा ये कि एक सहाफी जिसका नाम अरशद शरीफ है उसको बेईमाना तरीके से मुल्क से पहले भगाकर
फिर उसको दूसरे मुल्क में भी पनाह नहीं लेने दी जाती और उसको वहां से भी भगा कर किनिया में गरीबुल वतनी में मार दिया जाता है। और बड़ी आसानी से उसका जो ये नाहक खून है, जिस तरह से पाकिस्तानी मुआशरा, पाकिस्तानी निजाम, पाकिस्तानी जो जस्टिस सिस्टम और पाकिस्तानी सहाफती बरादरी जितने आराम से इसको पी गई है, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। एक सहाफी का जो खून होता है ना, वो रेड लाइन होती है उस पेशे की। Exactly. हम सुनते हैं अदलिया की रेड लाइन है, बिल्कुल। अब तो पार्लियामेंट की भी एक रेड लाइन है, तौहीन पार्लियामेंट बिल भी लेकर आ रहे हैं। हर सियासी जमात की अपनी रेड लाइन है। ईट उठाओ, किसी और प्रेशर ग्रुप से बात करो, हर किसी की एक रेड लाइन होती है। सहाफी की रेड लाइन ये होती है कि जब उसके साथी को जान से मार दिया जाए। तो गुज़श्ता एक साल में जो वक्त सहाफत ने देखा, क्या बहुत आइडियल था? उससे पहले बिल्कुल नहीं था। क्या जो उससे पहले सहाफियों के लिए इस मुल्क में जमीन तंग नहीं थी? उनको क्या काम करने के लिए मुश्किलात नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या उन्होंने मारे नहीं खाए? क्या उन पर तशद्दुद नहीं हुआ? क्या उनको गायब नहीं कर दिया गया? ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा नाहक खून हुआ और उसमें हम अपना इंसाफ नहीं ले पा रहे, तो आज के दिन मैं तो उसको आजादी सहाफत के तौर पे कोई इतनी खुशी से नहीं मनाऊंगी। एक फिक्र है, एक तशवीश है, एक खौफ है, एक खदशा है कि आगे जो एक साल है वो किस तरह से होगा सहाफियों के लिए। तो उस साए में मैं ये आज का आज़ादी सहाफत का दिन मना रही हूँ। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा इसे जो है वो एक्सप्लेन किया है मारिया। और जाहिर है कि एक सहाफ़ी की मौत जो होती है वो तमाम तर सहाफ़ियों के लिए दर्दनाक होती है, कर्ब से गुजरते हैं हम सभी। इरशाद भट्टी साहब, हमने देखा है डिक्टेटरशिप में तो ठीक है, सहाफ़त पर कदगनें लगी हैं, सहाफ़ियों पर लगी हैं, पाबंद सलासल भी किया गया है, मगर जमहूरियत में पहली बात तो ये है कि 3 मई यौम आज़ादी सहाफ़त और 3 मई और अरशद शरीफ शहीद। पाकिस्तान में अचानक 15 FIR होना, पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा उसे, पाकिस्तान दुबई से क्यों निकाला गया, और कीनिया में क्या हुआ, किस तरह हुआ और क्यों हुआ। चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस, JIT और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें और कारकर्दगी सिफर। 6.5 महीने के करीब, 6-6.5 महीने के करीब होने को आया है। उनकी वालदा, जो हमारी भी माँ हैं, बूढ़ी वालदा, उनके बच्चे, ये मारिया के साथ वाला ऑफिस और ये सारे कोलीग जो उनके, और हम सब आज अभी तक शर्मिंदा भी हैं, हैरान भी हैं और परेशान भी हैं, और कोई पता नहीं चलता। और मैं माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ कि पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ कभी किसी के खून का, कभी किसी के कत्ल का, कभी किसी की शहादत का, कभी पता नहीं चला। दूसरी बात आपने कही और कि ये डिक्टेटर्स के दौर में होता है और जमहूरियत के दौर में नहीं होता। तो पहले तो आपको मैं सलाम पेश करता हूँ आज के दिन कि आपने इस मुल्क में से कहीं जमहूरियत ढूंढ ली है और देख ली है। और ये हमारे मुल्क में 2 निज़ाम आए हैं, फ़ौजी आमरीत और सिविलियन आमरीत। और सिविलियन आमरीत जो है वो बदतर निकली इस फ़ौजी आमरीत से। फ़ौजी आमर कम अज़ कम मुनाफ़कत नहीं करते, ये मुनाफ़कत भी करते हैं, झूठ भी करते हैं, चीट भी करते हैं। आप ये अपोजिशन में होते हैं तो सिर्फ सहाफ़त की बात कर लेते हैं, ये अपोजिशन में होते हैं तो लगता है कि इन जैसा सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त का कोई बड़ा अलम बरदार कोई नहीं है। ये गुन गाते हैं इंसानी हकूक़ के, आज़ादी सहाफ़त के, जियो और जीने दो के। लेकिन जो ही ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये फ़िरौन बन जाते हैं और ये इनका एक ही होता है, इनको सब हर साफ़ी बुरा लगने लग जाता है। पीका ऑर्डिनेंस इसकी बेहतरीन मिसाल है। तैयार किया मुस्लिम लीग नून ने, इम्प्लीमेंट किया कायदे इनकलाब इमरान खान ने। और आप नजम सेठी, मलिया लोधी, मीर शकील और रहमान से शुरू कर लें और फिर आगे आते जाएं इमरान खान साहब के दौर में, जो मीडिया के सबसे बड़ी डार्लिंग थे और मीडिया जिनकी डार्लिंग था, और जो कहते थे कि मीडिया के बगैर मेरा पैगाम नहीं पहुंच सकता था, मेरी तब्दीली नहीं आ सकती थी, मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने कहा कि टीवी मत देखा करें, अखबारात मत पढ़ा करें। और उनके दौर में अबसार आलम,
उनके दौर में असद तूर, उनके दौर में इसी तरह खवातीन की जो ट्रोलिंग हुई मीडिया वालों की, वो और जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। और फिर आ जाएं इस एक साल में, ये एक साल मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन एक साल है हर मुहाज पर, वो मईशत हो, वो तिजारत हो, वो सहाफत हो, वो सियासत हो। अब आप देखिए कि समी इब्राहिम हो, जमील फारूकी हो, इमरान रियाज हो, इसके अलावा आप आगे आते जाएं, जितने भी ये हमारे दोस्त हैं, साबर शाकर हो, डॉक्टर मोईद पीरजादा हो, और अरशद शरीफ शहीद पर तो आके बात खत्म हो जाती है। तो क्या क्या नहीं हुआ, एयरवाई बंद हुआ, बोल बंद हुआ, और पैमरा की जब जी चाहता है पाबंदी लगा देते हैं, जिस पर जी चाहता है पाबंदी लगा देते हैं, और जिस पर जी चाहते हैं पाबंदी उठा लेते हैं। इस मुल्क में तौहीन बिलावल भुट्टो भी है, तौहीन आसिफ जरदारी भी है, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है, और अब तौहीन पार्लियामेंट भी है। सबकी तौहीन होती है सिवाय सहाफत की। हमें ठुड्डों से भी मार लो, हमें आप जेलों में भी डाल लो, हमें आप हथकड़ियां भी लगा लो, लेकिन आपको चाहिए था कि हमें दलील से बेबस करते, लॉजिक से बेबस करते। हम में से कोई गद्दार नहीं है, ये ज़हनों में रहे। इस पाकिस्तान के लिए हमारी जान कुर्बान, और इस पाकिस्तान के लिए हम हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि जब इमरान खान का दौर आता है तो मीर शकील रहमान अंदर होता है और जियो बंद होने लग जाता है। जब इनका दौर आता है तो एयरवाई बंद होने लगता है और मरियम नवाज को कहना पड़ता है कि ये डर्टी साफत कर रहे हैं, और बोल बंद हो जाता है। कब तक आखिर? बिल्कुल इरशाद साहब, कब तक? इरशाद साहब, मुजीबुर रहमान कब शामी तक साहब आप ये करेंगे और कहां तक करेंगे और किस किस के साथ करेंगे? ना करें प्लीज, अल्लाह के नाम पे। हम सारे एक हैं और इस वक्त मुल्क को एक होने की जरूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं आई टोटली सेकंड योर थॉट। मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, मौजूद हैं। शामी साहब, आज जाहिर है कि हम सहाफ़त का आलमी दिन मना रहे हैं और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सहाफ़त की है और आपने बड़े बारीक बीनी से देखा है जो मुल्क में हुआ है, सारे नशेबो फराज देखे हैं। सहाफ़ती एतबार से अगर मैं आपसे पूछूं तो कभी सहाफ़ी के लिए कोई दौर सहल रहा है? देखें, जो कुछ हमारे मुल्क में होता रहा वो तो अब तारीख का हिस्सा बन चुका। बहुत से सहाफियों के साथ, सहाफती अदारों के साथ कई अदवार में बहुत नारवा सलूक हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन हमारे जो सहाफी हैं, हमारे सहाफती अदारे हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी है और अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं किया। अच्छी बात यह है और उसकी कीमत भी अदा की है। तो ये बात दुरुस्त है कि हम एक बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई काबिल इत्मीनान सूरत हाल है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक खत्ते में वाक़ है जहाँ हमारे इर्द गिर्द आग लगी हुई है। 30-35 साल से हम दहशतगर्दी जो है वो हमारी सरहदों के अंदर भी है, सरहदों से बाहर भी है। तो एक बड़े ही गैर मामूली हालात से हमें गुजरना पड़ा है, तो उसके गैर मामूली असरात भी हम पर पड़े हैं। इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए, आज भी माशाअल्लाह हमारे जो मीडिया के अदारे हैं वो अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं, लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, तजावजात भी होते हैं, सजाएं भी मिलती हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी होती हैं, कुछ शिकायतें भी पैदा होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे एक पाँव में चोट लग गई है तो मैं कहूँ कि मेरा पूरा जिस्म जख्मी हो गया है। तो अभी हम एक निस्बतन एक अपनी बात कर रहे हैं। एक माहौल जो है ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, अपनी बात भी करते हैं, उसका अपने नुक्ता नजर का इजहार भी करते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें बड़ी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। हमारी आज़ादी की हद वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ दूसरे की आज़ादी की हद शुरू होती है। अगर हम फेक न्यूज को यानी फैलाएंगे या उन पे उससे महसूस होंगे या प्रोपेगेंडा करेंगे, अगर प्रोपेगेंडा करेंगे, अगर हम आलाकार बन जाएंगे कभी किसी के कभी किसी के, तो फिर हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा होंगी।
बिल्कुल। मेरे ख्याल में बहसियत मजमूई तो हमने अपना एक परचम जो है उसको थामे रखा है। ठीक है, हमारे कई दोस्त जो हैं आज हमसे जुदा हो गए, वो हमारे साथ नहीं हैं। जो लोग जो हैं वो जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उनके मुजरम जो है उन तक अब कानून का हाथ नहीं पहुंच सका। लेकिन ये एक जुज है, ये कुल नहीं है। कुल ये है कि हम एक बहसियत कौम एक तवाना है और अपनी तवानाई जो है उसका इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल शामी साहब, जाहिर है कि अंधेरा हर सू तो नहीं होता है और अंधेरा मुकम्मल भी है, कहीं ना कहीं रोशनी भी है। अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें भी हमें लग रहा था कि शायद एक रोशनी की किरण जो है वो मुज़ाकरात के जरिए है, मौजूद है। शायद ये सूदमंद साबित नहीं हुए। आप समझते हैं कि ये वो एक आखिरी चांस था जो बगैर किसी की असिस्टेंस के मौजूद था सियासतदानों के पास और उन्होंने गवा दिया? देखिए, हमें उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि बहसियत मजमूई हम एक झगड़ालू कौम बन गए हैं। हमने अपनी अना और खुद परस्ती जो है उसकी खुद ही जात में आए हुए हैं। हर अदारा जो है दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है। हर शख्स जो बैठा हुआ है मुख्तदर बनकर, वो चाहता है कि सारे लोग मेरे जेर हो जाए। अपनी हदूद क़यूद का ख्याल नहीं है। देखिए, हदूद क़यूद तो बाकी रखने पड़ेंगी, मुआशरे उसी तरह जिंदा रहते हैं, तो उसी तरह आगे इसका चलते हैं। जिम्मेदार कौन है? अगर ये नाकामी होती है तो ये किसके हिस्से लिखी जाएगी? देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो हम सब की है, लेकिन जो सियासतदान है उनकी सबसे ज्यादा अहमियत है। अगर सियासी अमल गदला होगा, अगर वो एक दूसरे के अकोमोडेट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। अब आप देखिए, झगड़ा किस बात का, इस वक्त झगड़ा किस बात का है? यानी इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाब होने चाहिए। अब 60 दिन का झगड़ा है। वो कहते हैं इधर 60 दिन बाद होने चाहिए, वो कहते हैं 60 दिन पहले होने चाहिए। ये चंद हफ्तों का मामला है, उसको इतना फैला दिया जाए, इतना हंगामा उठा दिया जाए, पूरी कौम का। लेकिन शामी साहब कहीं तो इसका इख्तिताम होगा ना, होना चाहिए भी। अब जो सिचुएशन इस वक्त है, जो कि जिस तरह जावेद लतीफ साहब ने आज फ्लोर पे भी गुफ्तगू की, मैं बाकी अपने गेस्ट से भी पूछना चाहूंगी, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कहीं पर एंड होने वाली है जंग। पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट अब तो खुल के सामने आ गया। गुफ्तगू तो जो भी कर लें आप, कौन सा अदारा ऐसा है जो दूध का नहाया हुआ है? हर एक को अपना एहतसाब करना चाहिए। पार्लियामेंट खुद देखे उससे क्या गलतियां हुई हैं। आज पार्लियामेंट आधी खाली है, अपोजिशन वहां नहीं बैठी हुई। सुप्रीम कोर्ट देखे उससे क्या गलतियां हुई हैं, फौजी क्यादत देखे उनसे क्या गलतियां हुई हैं। अपना एहतसाब खुद करें, एक दूसरे का एहतसाब करने की आदत छोड़ दें। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं तो बस जनाब मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं और मैं तो जनाब बड़ा एक असूल के ऊपर हमेशा गामजन रहा हूं। ऐसा नहीं है। जहां हमारी अदलिया ने तजावुज किया है, हमारी पार्लियामेंट ने भी समझौते किए हैं। बिल्कुल जाहिर अपनी अपनी गलतियों को शामी साहब देखना तो जरूरी है। आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट किया है, लेकिन मुझे शामी साहब बताएं कि तौहीन पार्लियामेंट का अगर ये बिल आ जाता है तो इससे तो फिर और गलतियों पे यानी पर्दा डाला जाएगा और फिर जो है इंतकाम की कार्रवाई मजीद बढ़ जाएगी। क्या ये ठीक कर रही है? का बिल, ओह भाई, बिल कैसे लाएंगे आप? ये तो आईनी तरमीम करें। तौहीन पार्लियामेंट की तौहीन, पार्लियामेंट में तो अवाम के नुमाइंदे बैठते हैं जिनका हर वक्त एहतसाब होता रहता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये ऐसे ही हैं, तोता चना बाजे गना। ये मौका महल नहीं है इस वक्त। इससे तो तौहीन अदालत के खिलाफ लोग कहते हैं, आवाज उठा रहे हैं कि तौहीन अदालत जो है उस कानून को कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। और अब भी आप देखिए कि जो बातें हो रही हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। नोटिस तो नहीं दिए जा रहे तौहीन अदालत के। तो तौहीन अदालत को कम से कम करने की जरूरत है, बजाय इसके आप नया रात छेड़ दें तौहीन पार्लियामेंट का। भाई, इस वक्त ये मौका नहीं है। आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट आपके साथ नहीं है, आम कानून आप बना नहीं सकते, वो नाफिज नहीं हो सकता। और फिर क्यों आप इन पंगों में पड़ते हैं? बिल्कुल, आप भी को अपने आप पे गौर करें, सुप्रीम कोर्ट भी गौर करे, एक दूसरे की गर्दन में अंगूठा न दें, अपनी गर्दन की फिक्र करें।
बिल्कुल शामी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सवाल यही है कि हम अना और जिद के चक्कर ही बहुत आगे निकल गए हैं, हालांकि हम अभी भी कहीं ना कहीं रुक सकते हैं, खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, दरगुजर कर सकते हैं और मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर, जिनसे आपने वोट लेने हैं, जिनकी वजह से आपने पार्लियामेंट में जाना है, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मगर क्या ये हम उनके लिए कुछ करने को तैयार हैं या नहीं है, और ये मामला यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है? अपने एनालिस्ट से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मारिया जी, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है कि जो तफसीलात थी वो कोर्ट में पेश कर दी हैं। अब आपको लग रहा है कि कोर्ट इसका कोई हल निकाल सकती है? ज़ाहिर है कि एक रिव्यू पिटीशन भी गई हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से 14 मई के ऊपर नजरसानी की। क्या देख क्या रही है, क्या होगा? क्योंकि 14 मई को इलेक्शन होते हुए तो किसी सूरत नजर नहीं आ रहे। देखिए, मैं जो सियासी, इखलाकी, सहाफती, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देख रही हूँ। अगर तो मुज़ाकरात के नतीजे में इलेक्शन की तारीख तय होनी है, तो क्या वो बजट देने के बाद की तय होगी, जो कि हुकूमत चाहती है? शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर एग्री भी कर जाए, लेकिन जब ये बजट आएगा तो ये कोई रिलीफ बजट नहीं होगा, ये IMF अप्रूव्ड बजट होगा, जिसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे। तो उसके बाद क्या हुकूमत फौरन इलेक्शन में जाएगी? कोई भी जी शऊर ये मानने को तैयार तो है नहीं। तो ये दो बातें हैं, या तो ये बजट जो होगा ये IMF अप्रूव्ड नहीं होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वरना IMF का वो जो प्रोग्राम है जिसके लिए हम 2-3 महीने से मिन्नतें कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल भूल जाए। अगर IMF अप्रूव्ड बजट आएगा तो फिर इलेक्शन नहीं होगी। इन दोनों में से कोई एक बात है जो सही होगी और एक बात है जो गलत होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और बढ़ेगा, क्योंकि अब दोनों साइडों ने ये ठान लिया है कि जिस पोजीशन पे हम मौजूद है, हम पीछे हट नहीं सकते। अदालत एक ऑर्डर दे चुकी है। हुकूमत को बार बार अदालत कहती है कि आप रिव्यू फाइल करें, क्योंकि वो कहते हैं कि ये 3-2 का फैसला नहीं, 4-3 का फैसला। मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि आप पार्लियामेंट के अंदर इतनी धुआंधार तकारीर करते हैं, एक रिव्यू फाइल करने में कितना वक्त लगता है? आपने रिव्यू फाइल क्यों नहीं किया? और अदालत के अंदर आप लिख कर देकर क्यों मान के आए कि ये 3-2 का फैसला है? तो जो हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या वो चाहते हैं कि कोई अदालत से इसका हल निकले? मुझे तो लगता है वो ये चाहते ही नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि हमने अदालत को इस वक्त बिल्कुल बुलडोज करना है। लेकिन मारिया, इलेक्शन कमीशन तो उसने तो रिव्यू फाइल किया है इस तारीख से मुतालिक। इलेक्शन कमीशन जो रिव्यू फाइल आज कर रहा है, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वो मैंने पूरे पॉइंट्स निकाले हैं कि हूबहू जो उनकी वजूहात है वो वही है जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर से खड़े होकर जो तौजीहात दी जा रही है इलेक्शन करने की। सो जो हमारा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अपनी वहां पे एक्ट कर रहा है, ऐसा होने। क्या हमारे पास वाकई पैसे नहीं है? कल वफ्ता इस्माइल साहब मेरे शो के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा पैसे हैं, 21 क्या 35 अरब रुपए दिए जा सकते हैं। मसला है नीयत का, मसला है पॉलिटिकल विल का। वो इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि इलेक्शन नहीं करवा सकते, सबको मालूम है इसके अंदर इलेक्शन हुआ तो ये लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये तो रोजे रोशन की तरह आया बात है कि इलेक्शन से भागने की वजूहात ही है। वरना किसी भी मुल्क बच्चे से, इस मुल्क में किसी छोटे से बच्चे से पूछ लें, किसी से भी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट से पूछ लें कि जब इतनी अनसर्टेनिटी होती है, जिससे जुड़ा हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो क्या किया जाता है? इलेक्शन में जाया जाता है। 4 मरतबा PM जो है हमारे, हम देखते हैं कि इंग्लैंड में गुज़श्ता 1 साल के अंदर बदले हैं। कौमें ये करती हैं, लेकिन हम चूंकि हमारे मसाइल इससे ज्यादा गहरे हैं, बहुत सारे माजी के ऐसे दुख हैं, गम हैं, जो कि राइटफुली सो, PDM के भी, उनको भी क्लोजर चाहिए, उनको भी एड्रेस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। सो उनका जो क्लोजर है वो तैयार नहीं है PTI उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और PTI के साथ जो इस वक्त ये हो रहा है उसको तैयार नहीं है PDM एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऐसे ही होगा। देखिए, मुझे जो दुख सिर्फ इस बात का है कि आप अपने कौम के नौजवानों से जो उम्मीद छीन रहे हैं ना, ये आप इनको कैसे वापस लौटाएंगे मुझे नहीं मालूम। ये इकोनॉमिक क्राइसिस गुजर जाते हैं, कौमों पे आते हैं, खत्म हो जाते हैं, हर तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, लेकिन जो आप ये उम्मीद छीन के नौजवानों को ये अंधेरे में धकेल रहे हैं ना, ये आप कैसे वापस करेंगे? इसका कोई मुझे दूर दूर तक कोई ना प्लान है किसी के पास, ना किसी के पास कोई इसका तरीकेकार। आई होप इरशाद भट्टी साहब वांट्स टू ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, अगर आपकी इजाजत तो मैं सवाल कर लूं नज़ीर लगारी साहब से। नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है। क्यों? मतलब उसकी वजह है क्या सर? उसकी वजह यह है कि मारिया, आपने सुना नहीं, मारिया मेमन ने कहा किसी बच्चे से पूछ लें या पॉलिटिकल साइंटिस्ट से पूछ लें, तो फिर मेरी तरफ ही आना चाहिए था, लेकिन आप पूछ लें नज़ीर लगारी साहब से। आप थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, तो मैं नज़ीर लगारी साहब की तरफ जाती हूँ। नज़ीर साहब, ये जो अभी मुज़ाकरात की नाकामी हुई है और जो बर्फ वहीं की वहीं ठहरी हुई है,
पहले होता था कि जो ए पॉलिटिकल हो गया वो बिठा देते थे, आओ बैठो बातचीत करो। बड़ा अच्छा मौका था कि आप अपनी सियासतदान जो अपनी स्ट्रेंथ शो करते उन तमाम तर इदारों को कि जो समझते हैं कि उनकी बैसाखी के बगैर नहीं चल सकते हम। फेल हो गए। जी मुझे अफसोस है, ये जो आपका तासुर है ये ठीक है, हमारी सियासी अशराफिया फेल हुई अपने अमाल की वजह से भी हुई है, लेकिन उसको फेल किया गया है। एक मुसलसल अमल है जो एक तबके पर गिराया जा रहा है, एक पॉलिटिकल अच्छा मुल्क उनके हाथ में है और उन्हीं सबसे ज्यादा मतौन भी उन्हें किया जा रहा है और उनको काम भी नहीं करने दिया जाता है। शहबाज शरीफ फैसला कर चुके थे पिछले साल मई में, अब साल होने को है कि वो इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन आए और बाकायदा रोका गया कि नहीं आप इस्तीफा न दें, इस्तीफा देंगे तो फिर IMF से कौन मुज़ाकरात करेगा। ये बात सामने है ना, तो उनको इस्तीफा नहीं देने दिया गया, इसलिए कि जो मुल्क के अंदर जो ताकत के मराकज हैं वो कहीं और हैं। ये सियासतदान कठपुतलियां हैं, वो जहां भी हैं। लगारी साहब किधर हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर देना किधर हैं, कौन इसका फायदा उठा रहा है? नहीं, फायदा उठाना नुकसान उठाना का नहीं है। हमारे यहाँ कोई चीज भी बगैर डिक्टेशन का नहीं होती। दुनिया में आजाद कौमें अपने फैसला करते हैं, ईरान अपने फैसले करता है, इवन अफगानिस्तान अपने फैसले करता है। भाई तालिबान का दौर हो या करजाई का दौर हो या अशरफ गनी का दौर हो, वो भी अपने फैसले करते हैं, हम अपने फैसले नहीं करते। हम इशारा देखते हैं कि हमें इशारा सिग्नल कहाँ से आ रहा है, वाशिंगटन से क्या सिग्नल आ रहा है, हमें रियाद से क्या सिग्नल आ रहा है, हमें दुबई से क्या सिग्नल आ रहा है। हमें ये देखते हैं कि कौन हमारे एक मरतबा मुझे बताया गया कि फुला अपॉइंटमेंट के लिए फुला मुल्क ये कह रहा है, फुला मुल्क ये कह रहे हैं, फुला मुल्क ये कह रहा है। इस तरह के तो हमारे यहाँ फैसले होते हैं और इस तरह से हमारे पास चीजें होते हैं। हम बाहर के सिग्नल्स पर नजर रखते हैं, फिर अपने मुल्क के अंदर एक अथॉरिटेरियन हमने सिस्टम बनाया हुआ है और हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सारी चीजों पर हावी है, हर चीज पर हावी है, वो कोई चीज उसके भी कंट्रोल वो नहीं है। अब एक स्टेक होल्डर के तौर पर कोर्ट एक चीज और है, ये जो आइन से भी बालातर होकर फैसले हो जाते हैं। ये जो गुज़श्ता साल फैसला हुआ था, जिस तरह से लोगों की रुकनियत भी खत्म की गई और लोगों की वोट भी खत्म किया, ये तो हमने सुना ही नहीं था, तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। कर दिया गया, अभी जो कुछ किया गया है, डेट मुकर्रर की गई है। मसला ये है कि ये तो खत्म कर देना, पहले कहें कि इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया गया, अब हम ये फैसला कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन मौजूद है, फिर तारीख देने का फैसला कोई और तो नहीं कर सकता है, ना एग्जीक्यूटिव कर सकता है, ना वो पार्लियामेंट कर सकती है, ना वो कोर्ट कर सकती है, उसने करनी है। तो उसके साथ आप बुलाकर उनको कहें कि हम आपको तहलील कर रहे हैं और हम खुद फैसला कर रहे हैं, तो इस तरह से कर लें। लेकिन ये कहीं तो इरशाद भट्टी साहब, ये कहीं तो रुकना चाहिए ना। चलें ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन की तशरीह करना काम है कोर्ट का, बताना काम नहीं है, डेट देना काम नहीं है। तो मुझे बताएं कि डेट तो हुकूमत फिर दे नहीं रही है, PTI पीछे हट नहीं रही है। देखिए, कुछ थ्योरियां हैं और कुछ दायमी बदगुमानियां हैं जिनमें हम जी रहे हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन चाहते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब इलेक्शन चाहते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन चाहते हैं? क्या जो लीक्स हुई उनमें ये नहीं आया था कि बजट पहले कि लॉन्ग मार्च ना हुआ तो शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे देंगे और अगर बजट के बाद इस्तीफा दे देंगे, और फिर ये भी हुआ कि फिर शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा में मजा आने लग गया। क्या बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब इलेक्शन चाहते हैं? ये इशारे नहीं हैं, ये खुद इशारे हैं कि ये इलेक्शन नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते कि इमरान खान मकबूल तरीन है, वो जीत जाएगा, सिंपल सी बात है। ये परफॉर्मेंस लेस हैं और बयानियां लेस हैं। दूसरी बात इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर की हुई। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर के ने आज कहा, एक दरखास्त भी नजर सानी अपील भी ठोकी है, सुप्रीम कोर्ट का हक ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट गलती दुरुस्त करे, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत है। भाईजान, आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात हैं? आप पार्टियों में इंतखाबात आप नहीं करवा सकते, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात आप नहीं करवा सकते, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली आप नहीं रुकवा सकते, दो सूबों इलेक्शन में आप कुछ नहीं कर सकते। ये इलेक्शन कमीशन के पास डेट देने का इख्तियार नहीं है, ये हमें इलेक्शन कमीशन ने बताया। और इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि मैं आइन की रूह से मैं तो डेट दे ही नहीं सकता, लिहाजा मैं क्यों दूं। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी
तो इन्होंने अपना दिया हुआ शेड्यूल वापस ले लिया और नई डेट दे दी। वो इलेक्शन कमीशन जो कल तक कहता था कि मैं डेट दे ही नहीं सकता, उसी इलेक्शन कमीशन ने नई डेट दे दी 8 अक्टूबर की। और उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने आईनी खिलाफ वर्जी की, आपने गैर आईनी काम किया, गैर कानूनी काम किया, अपने इख्तियारात से तजावुज किया। फिर आज आगे आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर कहते हैं कि मैं आईनी तकाजे पूरे नहीं कर पा रहा। तो भाई आप बैठे हुए क्यों हैं? रिजाइन करें, घर चले जाएं। आपका एक ही काम है और वो काम है इलेक्शन करवाना। और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन अपने एक काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। अब दूसरी बात, ये एक बड़ा अब आज गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गन पॉइंट पर असेंबलियां जो तोड़ी गई हैं उनको हम नहीं मानते। गन पॉइंट पर जो फैसले आ रहे हैं उनको नहीं मानते। गन पॉइंट पर फलां नहीं करते। भाई ये आइन गन पॉइंट पे बनाया था आपने, आपके बड़ों ने बनाया था। गो के पीपल्स पार्टी वाले तो खुश हो रहे होंगे, भुट्टो साहब आज ऊपर खुश हो रहे होंगे, जो मैंने मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान के साथ किया वही आज ये मेरे जो अगली नस्ल है वो इमरान खान के साथ कर रही है। ज़ियाउल हक साहब भी खुश हो रहे होंगे कि मैंने भी कहा था कि ये आइन क्या है, जब चाहूंगा दस्तावेज फाड़ के फेंक दूंगा। आज मेरे जो बाकियात है मुस्लिम लीग नून वाले वो भी खुश हो, वो भी वही कर रहे हैं। हाँ, मुफ्ती महमूद साहब का मुझे नहीं पता कि वो मौलाना साहब के बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो मौलाना साहब जिन्होंने हमें बचपन से कान पका दिए 73 के आइन के तनाजुर में, 73 के आइन के तनाजुर में। कल कासिम सूरी की रूलिंग आती है तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। जब 2 इलेक्शन की रूलिंग आती है तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट सुप्रीम है। वो पार्लियामेंट जो जाली है इनकी नजर में, वो पार्लियामेंट जो अधूरी है इनकी नजर में, वो पार्लियामेंट जो गैर इखलाकी है इनकी नजर में, वो पार्लियामेंट। यानी आप सोचिए कि बात कहां तक पहुंच गई है। बात पहुंच गई है कि मुल्जम कह रहे हैं जज हाजिर हो, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुल्जम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाजिर हो। जिनको चीफ जस्टिस ने बुलाना था वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस हाजिर हो। अदलिया का ट्रायल, माजी का हिसाब, फैसलों का ट्रायल। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हर 10वें दिन, हर चौथे महीने एक धांसू सी तकरीर करके गायब हो जाते हैं, वो कह रहे थे भुट्टो को फांसी दिलवाई अदालत ने, बिल्कुल दिलवाई। ख्वाजा साहब आपके बड़े शामिल थे इसमें, वालिद मोहतरम समेत सारे शामिल थे। पॉइंट को हम आगे लेके चलेंगे कि अदालत जब बुलाती है, पार्लियामेंट कहती है कि आप हाजिर हूं, अदालत कह रही है आप हाजिर हूं। इस आप में और आप में कहीं हम लोग जो है ना वो निगलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हल तो आखिर तलाश करना है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मारी साहब ये फरमाएगा कि आज ख्वाजा आसिफ साहब भी गरजे बरसे, कल भी गरजे बरसे, उन्होंने जजेस के एहतसाब की बात की और जस्टिस मुनीर से अब तक तमाम जजेस के एहतसाब की तफसीलात मांगने की बात की। अभी पार्लियामेंट के इख्तियार में है या सिर्फ बातें ही हैं? कर सकते हैं, कर लें, कोशिश कर लें। देखें इस मुल्क के अंदर क्या क्या हमने नहीं देखा है। ये जो पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है, इसमें है तो 13 जमातें, लेकिन इसकी जो भी इस वक्त इखलाकी हैसियत है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त केपी और पंजाब के अंदर हुकूमतें मौजूद नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, तो इस तनाजुर में आप कर लें, अगर एहतसाब कर सकते हैं। देखिए ये सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क का सिर्फ एक मसला है, वो इकोनॉमी है। उस पे बात ना करें लोग, उसकी तरफ तवज्जो ना दें, उसके अलावा दुनिया की, मुल्क की हर दूसरी बात के ऊपर आप बात गुफ्तगू कर लें, इनको मंजूर है। सो इसलिए ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ये कुछ तो नेचुरल भी है, जाहिर सी बात, हमने 75 साल से तजर्बे इतने कर डाले कि एक ना एक दिन तो ये होना ही था इस मुल्क के साथ, लेकिन कुछ बड़ा ही केयरफुली क्रिएटेड केओस भी है। तो जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर से तकारीर हो रही है, ये बड़ा खूबसूरती से क्रिएट करके इस वक्त एक डिफ्लेक्शन बनाई जा रही है। देखिए जी, हमें भी बस आपने जजेस का एहतसाब करना है, करें, इमरान खान साहब को नायल करना है, करें, उन्हें गिरफ्तार करना है, करें, जो मर्जी करें। इस मुल्क में क्या हमारे 6 महीने के अगले जो इकोनॉमी से मुतालिक मामलात हैं, कि IMF की डील है, इसके बारे में हमें बताइए, कि इस पूरे इलेक्शन का दारोमदार उस पर है। अगर ये IMF अप्रूव बजट देंगे तो इलेक्शन में नहीं जाएंगे, अगर ये इलेक्शन में जाएंगे तो IMF अप्रूव बजट नहीं देंगे, जो कि और ज्यादा खतरनाक होगा। आने वाली कोई सियासी हुकूमत नहीं इसको संभाल पाएगी। तो इधर उधर की बात ना करें, बस फोकस करके हमें बताएं कि जी इकोनॉमी के लिए इस वक्त आपके पास क्या नया नुस्खा है, क्योंकि अभी तक तो वो पुराने ही नुस्खे आजमाए जा रहे हैं। सागदार साहब 1990 की दहाई से उनको आजमा रहे हैं। इस मुल्क का जो भी जी शऊर, अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट है, वो कहता है कि जी जो डायनामिक्स है वो एक फ्लॉप आइडिया है, वो एक फेल आइडिया है, खुदा के वास्ते से जान छुड़ाए।
PMLN जो है उन्हीं को थमाई हुई है इस वक्त पूरी अपनी इकोनॉमी की बागडोर। तो या तो ना कि आपने कोई नया एक कोई फिनोमेना इंट्रोड्यूस करवाया हो, वो ही घिसे पिटे फॉर्मूले अगर आप दोबारा इस वक्त लगा के समझते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी और फिर हम इलेक्शन में चले जाएंगे और फिर ये पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा होता मुझे तो दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर घर में ही आग लगी होगी मारिया और घर में ही स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर हम IMF को क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए इस इशू के ऊपर मेरा ख्याल है अदलिया को भी एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि जी बिल्कुल एक तरीके से सियासतदान अपने हदूद से तजावुज करते रहे हैं। एक तो पहले बेचारों को मौका बड़ा कम मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अक्सर और लोग जो हैं और इदारे उनकी हदूद के अंदर घुसे रहते हैं, तो इस मरतबा उनको थोड़ा सा अगर मौका मिल रहा है कि वो और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे हैं और वो मिल के अपने सियासी अपोनेंट और एक दूसरा इदारा जो उनको परेशान कर रहा है उनके खिलाफ एक फाइट पुट अप कर सकता है, तो कर रहे हैं ना। देखिए 2016-17 में नहीं था ना पीछे पुश्त पे हाथ, तो यही अदलिया थी। उनके इससे ज्यादा जो बड़े अहम फैसले वो माने गए ना। तो इशू ये है कि पुश्त पे हाथ इस वक्त इनके है, तो अदलिया को भी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, उनको भी अपना हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही है इस मौके पे इतने बड़े अफलातून और सुकरात जो हमारी सियासत के हमारे इदारों में बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुदा के वास्ते रहम करें कौम के ऊपर आप। एग्जैक्टली नज़ीर लगाई साहब, मैं आपसे भी यही इस पे मौक़िफ़ जानना चाहूंगी। ये साबिक DG ISI का हम कोर्ट मार्शल कर देंगे, इमरान खान साहब भी खाली इस तरह की बातें करते रहे, चले उनको हम एक साइड पे रख देते क्योंकि अभी वो हुकूमत नहीं चला रहे, लेकिन जो लोग हुकूमत चला रहे हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कर सकते तो फिर आगाज क्यों नहीं करते? देरी किस बात की है? नहीं, ये जाहिर बातें ही कर रहे हैं और बड़े बड़े गुनाह जो हैं वो इनके अपने भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये बड़े पासाएं हैं, इनमें बहुत इनके तो इनके अगर हमारे साथ किया जाएगा तो फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर करते हैं लेकिन पीछे मुड़कर भी तो देख लिया करें ना। जनरल ज़ियाउल हक ने जो मजलिस शूरा बनाई थी उसके चेयरमैन इनके वालिद साहब थे। जनाब हमारे एहसन इकबाल साहब भी तो देख लिया करें ना। एहसन इकबाल की जो हमशीरा मोहतरमा थी वो आपा एहसन इकबाल साहब की वालदा मोहतरमा थी, आपा निसार फातिमा थी। हमें नवाज शरीफ साहब को भी देखना चाहिए, हमें सबको देखना चाहिए। इवन ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी जाकर समझौते करती रही उनको भी देखना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या ऐसा होना चाहिए। अखलाकियात है, सियासी अखलाकियात है कि आप एक दिन एक लम्हा पहले आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, कामयाब हो जाएं और उसके फौरन बाद आप असेंबली तोड़ दें। यानी आप बगैर जवाब के एक बहरान पैदा करें, लगातार बहरान पैदा करते हुए पहले बहरान किया आपने जो है वो आपने 133 अरकान के इस्तीफे दे दिए, बहरान पैदा हो। नज़ीर लगाई साहब, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है मुसलसल, तो एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये कैसे मुमकिन होगा कि पार्लियामेंट बुलाएगी उन तमाम लोगों को जिन पर इल्जाम है और उनका ट्रायल करेगी, उनको सजा देगी? कौन सी पार्लियामेंट बुलाएगी? वो पार्लियामेंट जिसमें वो बैठे हुए हैं जिनको सजाएं मिलनी चाहिए थीं। काफ़ी तो ऐसे थे जिन पर सच्चे मुकदमे थे, TT वाले, 35 अरब मनी लॉन्ड्रिंग, पनामा लीक्स वाले, उन्होंने बुलाना है। ये इखलाकी बर्तरी होती है, ये सिर्फ बातें हैं। ख्वाजा साहब की तकरीर आपने वो दरमियान में काट दी। ख्वाजा साहब कह रहे थे भुट्टो की फांसी, यूसुफ गिलानी की बरतरफी, नवाज शरीफ बरतरफी, आइन मुअत्तल करना। ख्वाजा साहब से पूछना यह था कि भुट्टो की फांसी में तो आपके वालिद मोहतरम आपके बड़े भी शामिल थे। यूसुफ गिलानी के वक्त तो आप थे पिटिशनर, काला कोट पहन पर नवाज शरीफ साहब गए हुए थे। तो बात यह है कि ये आप करें, उनको भी बुलाएं, लेकिन जो इनके साथ हर डिक्टेटर के साथ, हर आइन तोड़ने वाले के साथ मिल जाते हैं और मिलकर ढीले करते हैं, चोर दरवाजे पतली गलियां क्रिएट करते हैं और उसके बाद फायदे उठाते हैं, NRO लेते हैं, इक्तदार लेते हैं, उनका नहीं होना चाहिए। उनको कौन बुलाएगा? अगर उनको कोई बुलाए तो वो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है, ये पार्लिमान की तौहीन है, ये अवामी नुमाइंदों की तौहीन है। ये ऐसा नहीं चलेगा। ये आपने आइन का खिलवाड़ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना दिया, वोट की इज्जत दो को तबाह बर्बाद कर दिया, जो डब्बा बंद रहती सहती जमहूरियत थी उसका भरम उतार दिया। और आप ऐसी रवायत आपने डाल दी कि आइंदा आकर कोई भी इलेक्शन नहीं करवाएगा, आइंदा आकर सारे इसी रास्ते से जाएंगे। एक बड़ा मजे का है कि फुल कोर्ट बना दिया जाता। मिसाल के तौर पे अच्छी बात है, फुल कोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन फुल कोर्ट बन जाता तो क्या 21 अरब मिल जाते? अगर फुल कोर्ट बन जाता तो क्या अमनो अमान की सूरत हाल ठीक हो जाती? अगर चलो मान लिया अगर फुल कोर्ट होता तो क्या इलेक्शन हो जाते?
मसला मतलब मसला फुल कोर्ट का है। मतलब कौमी सलामती कमेटी में जो कहा गया कि अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो अगर फुल कोर्ट बन जाता तो वो ठीक हो जाती। मतलब कौमी असेंबली की कायमा कमेटी और पार्लियामेंट ने जो कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है, फुल कोर्ट बन जाता तो पैसे आ जाते। मतलब कौमी सलामती की कमेटी में झूठ बोला गया, मतलब पार्लियामेंट ने झूठ कहा। अच्छा, फुल कोर्ट भी बन जाता, फिर भी ये इलेक्शन ना करवाते, फिर भी कोई रास्ता ये निकाल लेते, फिर भी ये कोई पतली गली निकाल लेते। क्यों? क्योंकि मसला फुल कोर्ट का नहीं है, मसला है इलेक्शन का, मसला है इमरान खान की मकबूलियत का, मसला है इमरान खान के जीत जाने का, लेवल प्लेइंग फील्ड का, तराजू के पलड़े एक होने का। नवाज शरीफ साहब, मेरा वक्त जो है ना वो खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता इस हुकूमत का वक्त कब खत्म होगा या इंतशार का वक्त कब खत्म होगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहरहाल तीनों का बहुत शुक्रिया। मसला यही है कि हमारी अनाएं बहुत बड़ी हैं और हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। हम एक दूसरे का नुकसान जरूर कर सकते हैं। आप नुकसान एक दूसरे का नहीं कर रहे, आप आवाम का कर रहे हैं, मुल्क की मईशत का कर रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं।